हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो जूरिस्प्रूडेंस के कंटेक्स्ट में एग्जाम में पूछा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है आपको, वो लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन है? डिफाइन द टर्म लायबिलिटी एंड एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ लायबिलिटी। डिफाइन द टर्म लायबिलिटी एंड एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी मतलब क्या है? मतलब एक प्रॉमिस फुलफिल करना, या कुछ तो लेमेंस लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं जो कि फुलफिल करना होता है। लायबिलिटी हुनर है, यू आर लायबल टू पे मी 100 रुपीज़, यू आर लायबल टू गिव मी सम मनी। ऐसा जो होता है वो लायबल है, मतलब उस पर बाउंडेशन है। इन शॉर्ट क्या है? बाउंडेशन है। ठीक है, अब डेफिनेशन में क्या लिखोगे? लायबिलिटी रिफर्स टू द लीगल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल है टू परफॉर्म अ सर्टन एक्शन, फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, कंपेंसेटेड लॉस, डैमेज, कॉज, जो भी है आए वो मिल लो। इससे क्या होता है? ये अकाउंटेबिलिटी हो जाता है। इट सिग्निफाइज द अकाउंटेबिलिटी। इट सिग्निफाइज द क्या? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इट सिग्निफाइज द अकाउंटेबिलिटी। 1 मिनट। इट सिग्निफाइज द अकाउंटेबिलिटी फॉर वंस एक्शंस और ओमिशन दैट इज लीगली कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, सच एज डेप टू पे डेप, परफॉर्म अंडर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोवाइड कॉम्पेंसेशन फॉर। ठीक है, लायबिलिटी होता है। तो ये आप लिख सकते हो, इट इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड और इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू फुलफिल अ सर्टन ऑब्लिगेशन विच मे बी विथ रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डेट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोवाइड कंपेंसेशन फॉर इंजरीज ऑफ लॉसेस। ठीक है, अब इसके काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज़ क्या है? देखो, काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज़ बहुत है। ठीक है, तो अब ये एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको ये सब लायबिलिटीज़, काइंड्स ऑफ लायबिलिटी आप कैसे आप आराम से एक ही झटके में आप रिमेंबर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए हम पहले ये डिस्कस करेंगे। तो पहला काइंड्स ऑफ लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इज रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट लीगल कंटेक्स्ट एंड सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। तो पहली लायबिलिटी होती है सिविल लायबिलिटी। ये जो लायबिलिटी है वो आपने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ी होगी, टॉर्ट में पढ़ी होगी, लॉ ऑफ टॉर्ट में हो। तो दैट इज कॉल्ड है सिविल लायबिलिटी। पहली लायबिलिटी है टॉर्ट लायबिलिटी। टॉर्ट लायबिलिटी मतलब क्या होता है? टॉर्ट मतलब क्या होता है? सिविल रॉन्ग, हम सबको पता है। अराइजेज फ्रॉम सिविल रॉन्ग और टॉर्ट सच एज नेग्लिजेंस, डिफॉर्मेशन के केसेस, ट्रेसपास, ये सब क्या है? सिविल रॉन्ग। द लायबल पार्टी इज रिक्वायर्ड टू कॉम्पेंसेट द इंजर्ड पार्टी फॉर हार्म सफर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? सिविल लायबिलिटी में पहला पॉइंट क्या है? टॉर्ट लायबिलिटी। और उसके बाद स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कौन आता है? इम्पोजिस पेनल्टी लायबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉल्ट, टिपिकली इन केस इन्वॉल्व डेंजरस एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स। ठीक है, दो पॉइंट है, एक टॉर्ट लायबिलिटी, उसके बाद क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट है क्रिमिनल लायबिलिटी। सबको पता है क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होती है, किससे अराइज होती है? अराइजिंग आउट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। जब आप क्राइम कमिट करते हो तब क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होती है। तो लायबल पार्टी में फेस पेनल्टीज, ऑब्वियसली जो क्रिमिनल किया है वो पेनल्टीज फेस करेगा, पनिशमेंट फेस करेगा, इम्प्रिजनमेंट फेस करेगा। ठीक है, दो दो तो काइंड्स हो गए, सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी। थर्ड है कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप वो लॉ कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। अराइजेज व्हेन अ पार्टी फेल्स टू फुलफिल हिज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। आपने पढ़ा होगा जो फेमस जो केस, इंग्लैंड का केस था, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा होगा। द लायबल पार्टी में भी रिक्वायर्ड टू कॉम्पेंसेट द नॉन ब्रीचिंग पार्टी फॉर हिज इनकर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है विकेरियस लायबिलिटी। आपने पढ़ा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, लॉ ऑफ टॉर्ट में फिर से वही है विकेरियस लायबिलिटी। एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी और पेरेंशियल लायबिलिटी। एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी में क्या होता है? होल्ड्स एन एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स और ओमिशन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉय ने कुछ काम किया है तो उसको रिस्पॉन्सिबल किसको दिया जाएगा? एम्प्लॉयर को। दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयर लायबिलिटी। उसके बाद पेरेंट लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स फॉर द एक्शंस ऑफ देयर माइनर चिल्ड्रन। एग्जैक्टली, लक्षात यही ध्यान में रखो आप, एक्शंस फॉर देयर माइनर चिल्ड्रन। ठीक है, हमने अब तक तीन पढ़े। सिविल लायबिलिटी में क्या पढ़ा हमने? टॉर्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। क्रिमिनल में क्रिमिनल लायबिलिटी। उसके बाद क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, सी पढ़ा हमने। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद विकेरियस में दो होते हैं, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी और पेरेंट्स लायबिलिटी अगर वो माइनर है। उसके बाद क्या होता है? प्रोडक्ट लायबिलिटी। ऑब्वियसली नाम से पता चलता है प्रोडक्ट लायबिलिटी किस पे होती है? एक तो मैन्युफैक्चरर पे होगी, मैन्युफैक्चर लायबिलिटी होगी, और सेलर लायबिलिटी। सेलर ने कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल किए तो उस पर लायबिलिटी, और मैन्युफैक्चर ने कुछ डिफेक्टिव बनाए हैं, मैन्युफैक्चर ही किए तो उस पर मैन्युफैक्चर लायबिलिटी। अब बाद में ये सब पढ़ लेना, मैं ओवरऑल एक गेस्ट दे रहा हूँ। उसके बाद हो गया प्रोफेशनल लायबिलिटी, सी हो गया अपना, अभी पी हो गया। पी प्रोफेशनल लायबिलिटी में क्या होता है? अभी प्रोफेशनल प्रोफेशंस कौन है? प्रोफेशनल कैरियर स्कोर किसको माना जाता है? एक तो डॉक्टरेट और एक तो वकील, जो आप और हम लोग हैं।
जो एक तो डॉक्टरेट या एडवोकेट, ठीक है। जो डॉक्टरेट में जो लाइबिलिटी माल प्रैक्टिस हो जाता है, मेडिकल माल प्रैक्टिस जो होएंगे उसको वो मेडिकल प्रैक्टिस में लाइबिलिटी होंगे। इम्पोजेज लाइबिलिटी ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर नेग्लिजेंस और एरर्स दैट हार्म पेशेंट। जैसे कि आपने कोविड की दवा देनी चाहिए थी, आपने दे दी टिटानस की दवा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल माल प्रैक्टिस। आपका ऑपरेशन था, आपका पैर का ऑपरेशन था, आपने कर दिया हार्ट का ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड एज माल प्रैक्टिस। ऐसे केसेस हुए इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद लीगल प्रैक्टिस में भी हो सकता है, होल्ड्स अटॉर्नी अकाउंटेबल फॉर नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट द रिजल्ट इन हार्म टू क्लाइंट्स। ठीक है, हम वकील लोग भी क्या है कि कुछ हम अनजस्ट फेयर्स भी यूज़ कर सकते, कई बार कोई लोग है जो अनजस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो प्रोफेशनल लाइबिलिटी में तो मेडिकल माल प्रैक्टिस और लीगल माल प्रैक्टिस। उसके बाद जॉइंट एंड सीवियर लाइबिलिटी में क्या होता है, जॉइंट लाइबिलिटी नाम से ही पता चलता है, टू और मोर पर्सन्स शेयर कलेक्टिव लाइबिलिटी एंड द इंजर्ड पर्सन कैन चूज टू परस्यू एनी और ऑल ऑफ देम फॉर कंपेंसेशन। जैसे कि दो लोगों ने जैसे कि फॉर एग्जांपल दो लोगों ने उसकी गाड़ी ठोक दी, ठीक है, तो वो इंडिविजुअली उस एक पर्सन को लायबल कर सकता है या दोनों को लायबल होल्ड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट लाइबिलिटी। और सीवियर लाइबिलिटी मतलब ईच पार्टी इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर पोर्शन ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, हर एक आदमी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हो गया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये स्ट्रिक्ट यानी उसमें क्या है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। जैसे कि आपने पता है कि कौन सा जो एक ये हो डेंजरस केसेस हो गए थे, जैसे कि पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, जैसे नहीं तो वो जो फेमस केस है मुझे याद नहीं आ रहा, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यस भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इट इज अ डेंजरस सिचुएशन, so imposes liability regardless of fault or intent, often in cases involving hazardous activities or substances। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा पटाखे फैक्ट्री में आग लगी तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी किस पे फिक्स करेगी, जो भी ओनर है उस पर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एब्सोल्यूट। उसके बाद कॉर्पोरेट लाइबिलिटी नाम से पता चलता है, कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी, जो कॉर्पोरेट केसेस में फॉल करते हैं तो होल कॉर्पोरेशन इज अकाउंटेबल फॉर दैट, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम क्या करें, हमने किन कौन से पढ़े, मैंने फिर से रिवाइज करता हूँ। सिविल लाइबिलिटी होगी, उसमें सिविल में क्या हो गया, टॉर्ट हो गया, ठीक है, मैंने फिर से ये देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। सिविल हो गया, टॉर्ट स्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद क्रिमिनल में क्रिमिनल हो गया, सी में कॉन्ट्रेक्चुअल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद विकेरस में क्या हो गया, एम्प्लॉयर्स और पेरेंट्स का हो गया, उसके बाद विकेरस के बाद क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, मैन्युफैक्चरर और सेलर आता है, उसके बाद क्या आता है, प्रोफेशनल में दो प्रोफेशन होते हैं, एक तो लीगल मेडिकल प्रैक्टिशन और लीगल प्रोफेशन। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जॉइंट एंड सिविल लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी सिविल लाइबिलिटी। उसके बाद स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होती है, जो मैंने बताया भोपाल का स्ट्रेटजी का एग्जांपल। उसके बाद कॉर्पोरेट लाइबिलिटी इन द एंड, या ऊपर सी में भी आप रिमेंबर कर सकते हो। अब ये सब रिमेंबर कैसे, ये बाद में एक कंक्लूजन है, आप खुद के ओन वर्ड्स में लिख लेना। अब ये सब मैंने बताया था कि ये सब कैसे रिमेंबर करोगे, नॉर्मल है, ये आप वर्ड याद रखो, जॉस क्लैप, जे मतलब जॉइंट लाइबिलिटी, उसके बाद ए मतलब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, डब्ल्यू मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, बोथ एब्सोल्यूट एंड सेवरल होते हैं। उसके बाद यस मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सेलर्स लाइबिलिटी, उसके बाद सी मतलब कॉर्पोरेट लाइबिलिटी, वी एल मतलब विकेरस लाइबिलिटी, ए मतलब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, पी मतलब प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोफेशनल लाइबिलिटी। समझ में आ गया, जॉस क्लैप, जे मतलब जॉइंट लाइबिलिटी, उसके बाद एब्सोल्यूट, उसके बाद स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, उसके बाद सेलर्स लाइबिलिटी, उसके बाद सी में 3 है, सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट लाइबिलिटी, उसके बाद विकेरस लाइबिलिटी, एल मतलब विकेरस लाइबिलिटी, ए मतलब एब्सोल्यूट और पी मतलब प्रोफेशनल और प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये वर्ड याद रखो तो आपके पूरा आंसर आपको आराम से लिखने में मदद हो जाएगी, ठीक है। आई फ्रोन सो दोस्तों, मैंने एक अटैम्प्ट किया है कि आप एग्ज़ाम में एक आसान तरीके से आप आंसर अटैम्प्ट कर पाओ, और इस क्वेश्चन को जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो लॉन्ग मार्क्स में, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल, थैंक यू।